गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं ये हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसमें हमारी एक्सरसाइज 13.4 जो बची हुई थी उसको आज हम करेंगे और 13.5 को हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के जो टॉपिक्स रहेंगे हमारे ये रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया था। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या r वाले चार वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी 4 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट फॉर्मूला जो पढ़ा था गोले के अंदर, वो ये पढ़ा था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है कि बाहर का जो उसका पूरा हिस्सा है वो कितना है, तो वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने गोले को दो भागों में बांटा था, जिसमें से हमने प्रत्येक भाग को एक अर्धगोला कहा था। अगर हम इसको बिल्कुल बीच में से काट दें या सेंटर पर से या केंद्र पर से किसी गोले को काट दें तो दो अर्धगोले यहाँ पर बन रहे हैं। तो इन अर्धगोलों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता था वो होता था 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि गोले में पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठ पूछा जाए चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, हमेशा जो रहेगा वो उसमें फॉर्मूला यही लगेगा। गोले में एक ही फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल निकालने का, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोले में जो होते हैं वो दो फॉर्मूले लगते हैं। वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कुल पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने ये पिछली क्लास में अच्छे से समझा था, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 13.4 प्रश्नावली 13.4 के आज हम करेंगे। और 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो 5वें क्वेश्चन से आज हमें शुरुआत करनी है। 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपए 16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने शंकु में भी किए थे, बेलन में भी किए थे, घन और घनाभ में भी किए थे, जहां पर आपको व्यय निकालना होता था। ठीक है, तो व्यय का फॉर्मूला मैंने आपको वहां भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं। व्यय का फॉर्मूला होता है, या मैं कह दूं कुल व्यय का फॉर्मूला होता है क्या? प्रति, अब यहां पर सेंटीमीटर दी हुई हैं चीजें, तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यय या खर्च गुणा क्षेत्रफल, यानी इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में व्यय निकालना है, तो व्यय का फॉर्मूला होता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यय। प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यय हम यहां से निकाल लेंगे, इस वाले स्टेटमेंट से, इस वाले कथन से। और क्षेत्रफल हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल हम किसका निकालेंगे? जहां जितने क्षेत्रफल पर क्या हो रही है? कलई हो रही है। कलई कहां पर हो रही है? उसके आंतरिक पृष्ठ पर। ठीक है, तो मान लो ये इस तरीके से एक कटोरा है। ठीक है, ठीक है, मान लो ये इस तरीके से एक कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है हमें 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अगर ये केंद्र है इसका, तो इसका जो व्यास है, व्यास से मतलब है ये वाली दूरी। ठीक है, अगर ये इसका केंद्र है तो व्यास कितना दिया हुआ है हमें? 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये जो डी है, डी बराबर हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया है कि इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करना है। तो आंतरिक पृष्ठ का मतलब यह है कि इस हिस्से में अंदर की तरफ इस पर क्या करनी है? कलई करनी है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ अगर मुझे इस पर कलई करनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बताओ? अंदर की तरफ से मतलब है इसके वक्र पर मुझे कलई करनी है। ये वक्र है ना इसका, इसके वक्र पर मुझे कलई करनी है। ये इसका वक्र हो गया अंदर की तरफ। एक कटोरी जो होती है या एक कटोरा जो होता है उसमें अंदर की तरफ उसका वक्र होता है ना, वो गोल गोल अंदर की तरफ जो होता है वो पूरा वक्र का होता है। तो ये वही वाला वक्र है। तो यानी मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। किसका? अर्ध गोले का। ठीक है, तो निकालो जल्दी से सभी लोग। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है,
तो रखिए इसमें, बताइए क्या आएगा आंसर। सभी लोग करें सॉल्व अपनी कॉपी में, वक्र पृष्ठ निकाल कर मुझे बताएं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये होता है। तो आपके पास आर क्या है, यहाँ पर डी है, यहां से आर निकाल लो। आर बराबर क्या होगा, इसका आधा 10.5/2। तो ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ गई। तो आर बराबर हो गया 105/20। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो आर बराबर कितना आया, 21/4 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास क्या है, आर है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख देंगे इसको। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना आया, वक्र पृष्ठ कितना आएगा, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 21/4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, व्यय निकालना है। व्यय निकालने के लिए क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया मैंने, क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ पर कलाई हो रही है। इसका जो वक्र पृष्ठ है उसी पर कलाई हो रही है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है इसके आंतरिक पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ मतलब ये जो वक्र पृष्ठ है। तो मैं वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, यानी 2πr²। मैंने आर का मान यहां पर रखा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। हेलो हेलो पवित्रा, हेलो संदीप। चलिए, तो ये क्या हुआ, 2 गुणा 22/7 गुणा 21/4 का होल स्क्वायर बराबर 21/4 गुणा 21/4 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां से कितना बचा, यहां से मेरे पास बचा 22 गुणा 3/2 गुणा 21/4। 2 से ये कट जाएगा 11 बार, तो कितना बचा, 11 गुणा 3 गुणा 21/4। 21 या 63, 21 या 63 हो गया। तो 11 गुणा 63/4, 11 या 33, 11 छिक्का 66 और 3 69/4। इसको भाग कर देंगे तो कितना आएगा, भाग करके करके दिखा देता हूं मैं। 669 को 4 से भाग करना है, सॉरी 693 को 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 9 यहां से आया, 4 सत्ते 28, 9 में से 8 गया 1, 3 यहां से आया, 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, 0 दशमलव, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 4 पंजे 20। तो ये कितना आया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, जितने क्षेत्रफल पर कलई होगी, कितने क्षेत्रफल पर कलई होगी, इस क्षेत्रफल पर। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, कुल व्यय। मुझे निकालना क्या है, कुल व्यय। तो कुल व्यय का फॉर्मूला प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर व्यय कितना है, ये भी निकालना पड़ेगा मुझे। तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय क्या या का खर्च कितना है, 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा, 16/100 रुपए। तो ये आया आपका प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा। तो कुल व्यय कितना होगा, कुल व्यय होगा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 16/100 गुणा कुल क्षेत्रफल कितना आया था मेरा, 173.25, 173.25। इनकी गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 ती 48 और 4 52, 16 सत्ते 112 और 5 117, 16 एकम 16 और 11 27 बटे। अच्छा, यहां पर 2 अंकों के बाद दशमलव, तो दशमलव आ गया 100, और ये बचा 2772/100, और ये आ जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों से पहले दशमलव, 27.72 रुपए। ये आपका आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने उसमें भी किए थे, बेलन में, शंकु में, घन और घनाभ में। वहां पर भी मैं यही करता था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालता था, फिर कुल खर्च का फॉर्मूला लगा देता था। तो बताओ, ये समझ आया सभी को, ये सभी को समझ आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। जो बच्चे लेट आए हैं भाई वो टाइम से आया करो। बताइए सभी को क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लो। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको आप लोग करेंगे खुद से। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है। एक गोला है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसकी त्रिज्या निकालनी है, कितनी होगी बताइए, करिए खुद से, खुद से करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बताएगा मुझे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। आपके पेपर हैं 1 महीने बाद, आप 1 महीना भी नहीं बचा अब तो, 20-22 दिन ही है। और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मधु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का मैं तो पूछ ही नहीं रहा। यस, वेरी गुड, 4 पाई r स्क्वायर। मैंने बताया गोले का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला है, 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले के दो हैं, ठीक है, गोले की बात हो रही है ना, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई r स्क्वायर का मान कितना है, 154 है। तो आपको r निकालना है, कितना होगा, तो सॉल्व करें सभी लोग ध्यान से, कितना होगा r, और बताएं। हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। 3 पाई, 3 पाई मतलब, अच्छा आर का मान बता रहे हो क्या, 3 पाई कैसे आ गया भाई, 4 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला है, 4 पाई r स्क्वायर को 154 के बराबर रख दो, 4 पाई का मान 22/7 रखो, r स्क्वायर बराबर 154 है, वहां से पक्षांतरण विधि से r स्क्वायर निकाल दो। सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। किसी का आंसर आया हो तो बता दो क्या आया है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें 7/2 सेंटीमीटर, मधु जतिन 7/2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो दो बच्चों का आंसर आया है, मधु का एंड जतिन का। बाकी लोग, बाकी लोग भी आंसर दें। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड इवनिंग प्रियांशु। ओके, अभिषेक ने आंसर दिया है, शिवानी ने आंसर दिया है, शिवा ने आंसर दिया है, योगेश नाम से हैं इन्होंने आंसर दिया है, संदीप जहांगीर नाम से हैं इन्होंने आंसर दिया है, अभिषेक ने आंसर दिया। चलिए, चलो जिनका जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज देखें इधर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में 154 दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यानी ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये फॉर्मूले से आया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों के दोनों क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 4 पाई r स्क्वायर बराबर किसके होगा, 154 के। ठीक है, इसके बाद 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर को मैंने यहीं रहने दिया, ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब इधर भाग में है तो उधर गुणा में हो गया, और 4 गुना 22 इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ गए। ठीक है, इसके बाद ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो r स्क्वायर बराबर 7 गुना 7/4, यानी 49/4। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, यहां पर r चाहिए, लेकिन ये तो r स्क्वायर आया है, तो इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा। स्क्वायर कैसे हटेगा, r बराबर स्क्वायर
ये दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट बन जाएगा, यानी अंडर रूट में 49/4, यानी 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आर बराबर कितना आया 7/2 सेंटीमीटर। या आप इसको भाग करके भी लिख सकते हो, या 7 को जब 2 से भाग करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर। दोनों ही सही है, कोई सा भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। 7/2 सेंटीमीटर लिख दो या 3.5 सेंटीमीटर लिख दो, दोनों ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को हो तो पूछ लो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, आसान सवाल है भाई। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जैसा ये है। ठीक है, समझ आ गया सभी को ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि चंद्रमा का व्यास क्या है? चंद्रमा का व्यास क्या है? 1/4 है किसका? पृथ्वी के व्यास का। ये लाइन आपको समझ में आई जो मैंने लिखी है? ठीक है, यानी मुझे चंद्रमा का व्यास पता है क्या है, 1/4 गुना पृथ्वी का व्यास। तो मैं मान लेता हूं यहां पर, माना जो पृथ्वी का व्यास है वो डी है। माना पृथ्वी का व्यास कितना है? डी। तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? अतः चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा बताओ? पृथ्वी के व्यास का क्या है वो? चंद्रमा का व्यास क्या है? 1/4 है पृथ्वी के व्यास का। पृथ्वी का व्यास मैंने डी माना, तो चंद्रमा का कितना हो गया? D/4। ये दो लाइन अगर आपको क्लियर है तो बताओ, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। इन दोनों लाइनों में कोई डाउट हो तो, चंद्रमा का व्यास 1/4 है पृथ्वी के व्यास का, तो मैंने पृथ्वी का व्यास डी मान लिया, तो चंद्रमा का हो गया D/4। ठीक है, तो इनकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? अतः पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी बताओ? D/2। वेरी गुड। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास डी है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? D/2। ये सबको समझ आया? ऐसे ही चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, यानी D/4 गुणा 1/2, तो कितनी हो जाएगी? D/8। ये सबको क्लियर हुआ? आधा करने का मतलब क्या होता है? 1/2 की गुणा करना। ये बात आप सबको पता ही होगी। अगर मैं किसी का आधा कर रहा हूं तो मतलब उसमें 1/2 की गुणा कर रहा हूं। अगर मैं कहूं 10 का आधा करो, तो आधा करने का मतलब क्या है? इसमें 1/2 की गुणा कर दो, 2×5 = 10, 5 आ गया। अगर मैं कहूं 100 का आधा करो, आधा करने का मतलब इसमें 1/2 की गुणा कर दो। ठीक यही मैंने यहां किया। D/4 का आधा, इसमें 1/2 की गुणा हो गई तो D/8 हो गया। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और अगर ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। मेरे पास पृथ्वी की त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो मैं एक काम करता हूं, पृथ्वी की त्रिज्या को मैं कह देता हूं ये है RE, और चंद्रमा की त्रिज्या को मैं कह देता हूं RM। ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया। इसका नाम दे दिया RE, इसको नाम दे दिया RM। अब RE का मतलब क्या है? E से हो गया अर्थ, यानी अर्थ की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। एम से हो गया मून, मून यानी चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, मैंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अपने फॉर्मूला लिखूंगा ना, तो दोनों के लिए आर नहीं लिख सकता। इसकी मैंने त्रिज्या कह दी RE है, इसकी त्रिज्या मैंने कह दी RM। ई से अर्थ, एम से मून। ये सबको क्लियर हुआ यहां तक? बताओ, ये जो मैंने नाम दिए हैं इसमें कंफ्यूजन है किसी को? RE और RM। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या? दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो बताओ पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पृथ्वी का, सॉरी, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर की जगह आर ई का स्क्वायर। ऐसे ही चंद्रमा का क्या होगा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर एम स्क्वायर। भाई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को, आर ई और आर एम कहां से आ गए सर, ये मैंने त्रिज्याएं मानी है। ई से मतलब है अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या, एम से मतलब है मून यानी चंद्रमा की त्रिज्या, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ये दोनों मैंने अलग अलग रखने थे ना, दोनों को आर नहीं कह सकता, अगर आर कहूंगा तो ये कट जाएंगे। अलग अलग बोला मैंने इसको, इसीलिए मुझे क्या चाहिए, इनका अनुपात। अनुपात का मतलब ये है कि इनको क्या कर दो, इनको भाग कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 पाई आर ई का स्क्वायर बटे 4 पाई आर एम का स्क्वायर, ठीक है। एक ही बराबर का निशान लगा लेते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना बचा, आर ई का स्क्वायर बटे आर एम का स्क्वायर। आर ई कितना है, आर ई कितना है, डी बटे दो। ये देखो ना, आर ई कितना है, डी बटे दो, यानी डी बटे दो का होल स्क्वायर बटे आर एम कितना है, डी बटे 8, डी बटे 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो डी बटे दो का होल स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर बटे 4 बटे डी बटे 8 का होल स्क्वायर क्या होगा, डी बटे डी स्क्वायर बटे 64, यही होगा। इसमें कोई डाउट किसी को, डी स्क्वायर 2 का 4, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर 8 का 64। अब भाग करना मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा मैंने आपको ये सिखाया था कि जैसे मान लो डी स्क्वायर बटे 4 को भाग करना है डी स्क्वायर बटे 64 से, तो कैसे भाग करते थे, मैंने आपको बताया था जो पहली भिन्न है वो ऐसे ही रहेगी, यानी डी स्क्वायर बटे 4 ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह गुणा हो जाता है और दूसरी वाली भिन्न का व्युत्क्रम यानी 64 बटे डी स्क्वायर। यही बताया था, यही बताया था, ऐसे ही बताया था भाग करना, याद करो पहले चैप्टर में भिन्नों को भाग करना, पहली वाली भिन्न ऐसी की ऐसे ही रहती है, दूसरे भाग की जगह गुणा हो जाता है और दूसरे का व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम से मतलब है जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यही आएगा इसको सॉल्व करके। तो बराबर क्या आया, डी स्क्वायर बटे 4 गुणा 64 बटे डी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया और ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 16, तो आंसर क्या आया, 16/1। तो कि क्या अनुपात आया, 16:1। या आप इसको 1:16 जिसका आंसर आ रहा है वो भी सही है, क्यों, क्योंकि अगर आप, मैंने यहां पर आर ई को ऊपर रखा, अगर आप आर एम को ऊपर रखोगे तो 1:16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया ऐसा कुछ, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया कि अनुपात निकालो, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि चंद्रमा का अनुपात इसके पृथ्वी के अनुपात, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात आपको निकालना, ऐसा मतलब कुछ क्रम नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपको सिर्फ ये कहा कि दोनों का अनुपात निकालो। अब दोनों में से आप किसी को भी ऊपर रख सकते हो, किसी को भी नीचे। तो 16:1 या 1:16 भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ सभी को कैसे करना है, बताओ। बताइए, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। मैंने पहले पृथ्वी का व्यास डी माना, तो चंद्रमा का चौथाई है तो डी/4 हो गया, उससे त्रिज्या निकाली और फॉर्मूले में रख के अनुपात निकाल दिया और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को तो दिख रही है ना शायद, हाँ दिख रही है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, सोनिया कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सभी लोग कैसे करोगे। एक कटोरा है मानो इस तरीके का, ठीक है, मान लो इस तरीके का कोई कटोरा है, ये इसका केंद्र हो गया। अब इसकी कुछ मोटाई है,
ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। तो अगर ये मोटा है तो मैं इस कटोरे को ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि इसकी मोटाई भी है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इसकी क्या है, मोटाई है क्या, ये इसकी मोटाई है, कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। तो ये कितनी है, ये है 0.25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया है इसकी आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कितनी है, आंतरिक त्रिज्या से मतलब क्या है, कि केंद्र से अंदर वाले हिस्से तक की दूरी। आंतरिक त्रिज्या का मतलब क्या है, कि केंद्र से अंदर वाले हिस्से तक की दूरी। आंतरिक आ रहा है ना, आंतरिक का मतलब अंदर वाले हिस्से तक की जो दूरी, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कटोरे का बाहरी वक्र प्रस्थ। बाहरी मतलब ये वाला बताना है। पहले ये बताओ, ये चित्र सबको समझ में आया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, किसी को बताओ जल्दी से। ये सबको समझ में आया मैंने कैसे बनाया है, जल्दी बताइए। ये इसकी मोटाई है, ये क्या है, मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या बोली गई है। आंतरिक का मतलब ये है कि सिर्फ वो जो त्रिज्या है वो कहां से, केंद्र से सिर्फ अंदर वाले हिस्से तक है, बाहर तक मत खींच देना 5 सेंटीमीटर। अगर बाहरी त्रिज्या बोलता तो मैं इसको आगे तक बाहर तक ले आता लाइन को। इस त्रिज्या को बोला गया है आंतरिक। आंतरिक का मतलब केंद्र से लेकर अंदर तक की दूरी, अंदर वाली लाइन ये है ना, यहां तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और ये वाली है 0.25 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, बाहरी वक्र पृष्ठ, मतलब बाहर वाला वक्र पृष्ठ। तो अगर मुझे बाहर वाला वक्र पृष्ठ चाहिए तो मुझे पहले बाहरी त्रिज्या चाहिए होगी, है ना। बाहरी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा, बाहरी वक्र पृष्ठ बराबर कितना होगा, क्योंकि ये अर्धगोला है, अर्धगोलाकार है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। अब ये जो r है ये क्या होता है, ये होती है त्रिज्या। अब यहाँ बाहरी वक्र पृष्ठ से मुझे त्रिज्या कौन सी चाहिए, बाहरी। ये सबको क्लियर हुआ है नहीं, कौन सा वक्र पृष्ठ निकाल रहा हूं, बाहरी। तो त्रिज्या भी कौन सी आएगी यहाँ पर, बाहरी। ये सबको समझ आया तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। वक्र पृष्ठ कौन सा है, बाहरी। तो ये त्रिज्या जो आर है ये भी कौन सी होगी, बाहरी। तो बाहरी त्रिज्या मुझे चाहिए। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, यस और नो, एवरीवन यस और नो बताइए जल्दी से। हाँ जी, यस और नो, कुछ तो बोलो, यस और नो। क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया कि हमें कौन सा वक्र पृष्ठ निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठ। तो त्रिज्या भी कौन सी आएगी, बाहरी। और बाहरी त्रिज्या मैं कैसे निकालूंगा, बाहरी त्रिज्या का मतलब क्या है, मुझे कौन सी दूरी चाहिए, केंद्र से लेकर बाहर तक की दूरी। केंद्र से लेकर बाहर तक की दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे, ये दूरी कितनी होगी। ये बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या क्यों, क्योंकि केंद्र से बाहर तक वाली लाइन तक आ रही है। तो बताओ, 5.25 नहीं, ये देखो इस सेंटीमीटर में अच्छा दोनों सेंटीमीटर में है क्या, ठीक है फिर ठीक है। हाँ 5.25 ही होगी, वेरी गुड। मुझे लगा एक मीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बाहरी कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक 5, और यहां से यहां तक 0.25। तो टोटल कितनी हो गई, अरे यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो 5 है, ये नहीं ना 5, त्रिज्या तो 5 ही है ना, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, आंतरिक 5 है। और ये मोटाई कितनी है, 0.25। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 5 + 0.25। तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई, 5 + 0.25, यानी 5.25 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, बाहरी वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, यानी 5.25 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन अब हमें करनी है, तो आइए करते हैं। कैसे करेंगे देखो, 2 × 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25
होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा कर दो, यहां से दशमलव हटा नीचे 100 आ गया, यहां से दशमलव हटा नीचे 100 आ गया। कितना बचा? 2 गुणा 22/7 गुणा 525/100 गुणा 525/100। 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। तो ये कितना बचा? ये कितना बचा यहां से? बराबर 2 गुणा 22 गुणा 75/125 गुणा 100। इनकी गुणा कर लेते हैं। 22 दूनी 44 और 44 की 75 में गुणा कर लेते हैं पहले। 44 की 75 में गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 0 8 और 2 10, हासिल 1 2 और 1 3 3। 3300 की 525 में होगी अब गुणा। तो 500 500 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 200 200 2 तिया 6, 2 तिया 6, 500 500 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। तो ये आया 0 0 5, 6 और 6 12, हासिल में 1, 8 और 5 13, हासिल में 1, 6 और 1 7। तो ये आया आपका 173050/100। ठीक है, नीचे कितनी जीरो है? 1 2 3 4। तो जितनी नीचे जीरो होती है दशमलव उतना ही अंक आगे चला जाता है। 1 2 3 4, तो दशमलव 2 से पहले आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। बताइए, ये क्वेश्चन है आपका पूरा। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। बाहरी वक्र पृष्ठ मुझे निकालना था, वो मैंने निकाला पहले, और फिर बाहरी त्रिज्या पहले चाहिए थी, तो बाहरी त्रिज्या निकाली, उसके बाद वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में उसको रखकर आंसर निकाल लिया। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, यस और नो सभी लोग बताएं। आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी, हम ज्यादातर देखो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसके बाद तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जो हम गुणा करते हैं, जो हम दशमलव हटाते हैं या दशमलव लगाते हैं, ये अच्छे होने चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। बाकी इनमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले हमें बताएंगे, फॉर्मूले में लगाना होता है सब। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बेलन के अंदर जो है एक गोले को रख दिया गया है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर। ठीक है, एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आर है, उसमें एक गोले को रख दिया है। तो आपको बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से बता दो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले की त्रिज्या आर है, आर वाले एक गोले, त्रिज्या आर वाले एक गोले। अगर किसी गोले की त्रिज्या आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अगर किसी गोले की त्रिज्या आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछा है आपसे। वेरी गुड जतिन। 4 पाई r² होगा। ये तो फॉर्मूला ही पढ़ा है आपने। अगर किसी गोले की त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r²। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो पहले का आंसर हो गया 4 पाई r²। समझ आया सभी को ये फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट सभी को क्लियर हुआ? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था, उसकी त्रिज्या कितनी है? आर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r²। फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h होता है। तो मुझे बताओ इसमें बेलन की ऊंचाई कितनी है? बेलन की ऊंचाई कितनी है, कोई बता सकता है? देखो, ये मान लो गोले का केंद्र यहां पर है, तो ये त्रिज्या हो गई गोले की। ये त्रिज्या हुई या नहीं गोले की? जल्दी बताओ। ये गोले की त्रिज्या हुई आर, ऐसे ही
ये भी गोले की त्रिज्या होगी। दूसरा कलर ले लेते हैं जो इसमें दिख जाए थोड़ा, ये ले लेते हैं। ये ऊपर वाली भी गोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। ये भी गोले की त्रिज्या है नीचे, केंद्र से परिधि तक दूरी, ठीक है। ऐसे ही ये भी केंद्र से, सॉरी यहां पर परिधि तो नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि गोला है, ठीक है। तो ये भी एक त्रिज्या है आर, और ऊपर वाली त्रिज्या भी आर है। तो ऊंचाई कितनी हो गई इस बेलन की? इस बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई जल्दी बताओ? आर प्लस आर, 2 आर हो गई ना, ये पूरी ऊंचाई तो ये बेलन की। जो इसका व्यास है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं, जो गोले का व्यास है वही इस बेलन की ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई एच कितनी है यहाँ पर? 2 आर। आर यहां से लेकर यहां तक, इस केंद्र तक, फिर केंद्र से फिर आर, तो आर प्लस आर 2 आर। तो मैं वही रखूंगा यहाँ पर, एच की जगह क्या रख दूंगा? 2 आर। तो 2 पाई गुणा आर गुणा एच की जगह रख दिया 2 आर, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो। 2 की 2 में गुणा करोगे 4 पाई, आर की आर में गुणा करोगे तो आर स्क्वायर। तो इसका आंसर भी क्या आया? 4 पाई आर स्क्वायर। ये समझ आया सभी को? ये वाला हिस्सा समझ आया? बताइए। ये दोनों पार्ट समझ आ गए हैं? तीसरा आप खुद करो। तीसरे में आपको अनुपात बताना है कितना होगा, तो ये तो आप कर सकते हो। तीसरे में बोला गया है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, बताओ कितना अनुपात होगा? बता सकते हो कितना अनुपात होगा? इतना सोचना पड़ रहा है क्या? अनुपात कितना होगा फर्स्ट और सेकंड का? मतलब आप बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। फर्स्ट का आंसर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर, और सेकंड का भी आंसर 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनका अनुपात कितना होगा? कट गए, 1 अनुपात 1। ये आंसर हो गया, 1 अनुपात 1 ही तो होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी गोले की एक्सरसाइज। बहुत आसान थी, मुझे ये सबसे आसान लगी। जो बेलन शंकु घन घनाभ हमने पढ़े हैं उनमें सबसे आसान ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बताओ कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम शुरू करते हैं आयतन। अब हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। शुरू करें आयतन, चलिए ठीक है। तो घनाभ का आयतन, अच्छा इसको हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि आयतन बेसिकली होता क्या है। आयतन, तो आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है, वो उसका आयतन होता है। कोई भी चीज, अगर ये पेन है तो इस पेन का आयतन क्या होगा? ये जितनी जगह घेर रही है ये उसका आयतन है। ये पेन कितनी जगह घेर रहा है ये उसका आयतन है। बात समझ में आया? आयतन क्या होता है? कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। कोई वस्तु कितनी जगह घेर रही है, वह आयतन कहलाता है, ठीक है। एक तो होता है आयतन और एक दूसरी चीज होती है धारिता। एक दूसरी चीज क्या होती है? धारिता। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं। आयतन और धारिता दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। आयतन और धारिता दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन आयतन की बात जब होगी तो हम बात करेंगे एक ठोस वस्तु की। ठोस वस्तु से मतलब जैसे
एक कोई बेलन है, जैसे कोई बेलन है, जैसे एक बेलन है ये, ठीक है। अब जब मैं इस बेलन को ऊपर और नीचे से बंद कर दूं, ऊपर से और नीचे से अगर मैं इसको बंद कर दूं, यानी ऊपर भी इसमें कोई जगह नहीं है, नीचे भी कोई जगह नहीं, जैसे सेल, जैसे ये सेल, ठीक है। मैं इसका निकालूंगा क्या, आयतन। आयतन किसका निकलता है, जिसमें बिल्कुल भी जगह ना हो, ठीक है, जो पूरा ठोस हो। जैसे सेल है, ऊपर से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है और चारों तरफ से बंद है, तो इसका निकलेगा आयतन। धारिता किसकी निकलती है, जैसे ग्लास, ग्लास ऊपर से खुला होता है, ग्लास ऊपर से खुला होता है, जैसे पानी का ग्लास होता है वो ऊपर से खुला होता है, तो उसकी क्या निकलती है, धारिता। और धारिता होती क्या है कि उस ग्लास के अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उस ग्लास की धारिता है। आयतन और धारिता के फॉर्मूले सेम है, अंतर बस इतना है कि आयतन ऐसी चीज का निकलेगा, आयतन हम किसको बोलेंगे, उस चीज के लिए बोलेंगे जो हर तरफ से बंद है। और धारिता जैसे ग्लास ऊपर से खुला होता है, तो उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है वो उसकी धारिता है, कैपेसिटी है। फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, सिंपल सी बात। आयतन निकलता है ऐसी चीज का जो हर तरफ से बंद हो, जैसे ये सेल हो गया, ये हर तरफ से बंद है। धारिता निकलेगी उसकी जो कहीं से खुला हो, जैसे पानी का ग्लास ऊपर से खुला है तो उसकी धारिता निकलेगी। और धारिता का मतलब ये है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उस ग्लास की धारिता होगी। ये बात सभी को क्लियर हुई, यस और नो। फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं, फॉर्मूले इसके इसके दोनों के फॉर्मूले सेम टू सेम होते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे उसमें आपसे आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि एक टंकी है उसमें कितना लीटर पानी आ सकता है ना, एक कमरा है उसमें कितनी हवा आ सकती है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या निकाल रहे होगे, आप वहां पर आयतन का फॉर्मूला लगा रहे होगे, क्योंकि फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। तो बताओ समझ में आया सभी को। एक गिलास की धारिता क्या होगी कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, वो उसकी धारिता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें एक्सरसाइज से पता चलेगा कि ये आयतन की एक्सरसाइज है तो आयतन का फॉर्मूला लग जाएगा सभी क्वेश्चनों में। ये क्षेत्रफल की एक्सरसाइज है तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले लग जाएंगे। पेपर में तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से आया है, तो हम उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं या आयतन का, ये कैसे पता चलेगा। क्या आपके मन में ये सवाल है या नहीं, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी तो क्या है, आपको एक्सरसाइज से पहले पता चल गया कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम आयतन के क्वेश्चन करेंगे, तो सब में आप आयतन का फॉर्मूला लगाते चले जाते हो। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको क्या पता कौन सी एक्सरसाइज का है, तो वहां पर आपको सोचना है कि मैं यहां पर आयतन का फॉर्मूला लगाऊं या क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाऊं। तो हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, अंतर बता रहा हूं दोनों के क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम पृष्ठों की बात करते हैं। पृष्ठों की बात करने का मतलब यह है कि जैसे एक कमरा है, उसकी दीवारों पर कितना पेंट हो सकता है, पेंट कहां होगा, दीवारों पर, उसके पृष्ठों पर। बात समझ में आई। हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, एक शंकु है उसके ऊपर कितना कपड़ा चढ़ाया जा सकता है, कपड़ा कहां चढ़ता है, पृष्ठों पर चढ़ता है। पेंट कहां होता है, पृष्ठों पर होता है। अगर मैं कहूं एक घनाभ पर कितना पेंट, मतलब पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, तो पेंट कहां होगा, घनाभ के ऊपर होगा, उसके पृष्ठों पर होगा, तो वहां लगेगा क्षेत्रफल। ये बात सभी को क्लियर हुई। जब भी किसी क्वेश्चन में आप पृष्ठों की बात हो, जैसे पेंट करने में कितना खर्च आएगा, कपड़ा चढ़ाने में कितना खर्च आएगा, या डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो वहां फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल का। और जब आपसे कहा जाए कि किसी टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है, हवा कितनी भरी जा सकती है, ठीक है, जहां पर भी भरने की बात हो, जहां पर भी कुछ भरना हो, वहां आयतन लगता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया धारिता का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है। धारिता मतलब किसी गिलास में कितना पानी भरा जा सकता है, किसी कमरे में कितनी हवा आ सकती है, वो उस कमरे की धारिता होती है। और फॉर्मूले सेम होते हैं, तो इसीलिए धारिता और आयतन के फॉर्मूले हम सेम लगाते हैं। तो क्वेश्चन देखकर पहचान लोगे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगना है या आयतन का। अगर बात हो रही है पेंट में कितना खर्चा आएगा,
है ना, या कपड़ा चढ़ाने में कितना खर्चा आएगा, तो वहां पर क्षेत्रफल लगेगा। पृष्ठों की बात हो रही है जहां पर, और जब बात हो रही है कि कितना पानी भरा जा सकता है टंकी में, है ना, कितना द्रव भरा जा सकता है, कितनी हवा आ सकती है, जहां पर भी कुछ भरने की बात हो तो वहां पर लगेगा आयतन। अगर इन दोनों में आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम इसके फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन करोगे आपको साफ दिख जाएगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ भर रहे होगे आप। किसी हर क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूंगा, हर क्वेश्चन में या तो पानी भर रहे होगे, या द्रव भर रहे होगे, या माचिस भर रहे होगे, कुछ ना कुछ भर रहे होगे। तो वहां पर सब जगह आयतन के फॉर्मूले आप देख लेना। ठीक है, और अभी तक आपने जो इससे पहले क्वेश्चन किया, आपने पेंट का खर्च निकाला, आपने किसी तिरपाल का खर्च निकाला कि तिरपाल लग रहा है तो उसमें कितना खर्च आएगा, किसी शंकु पर कपड़ा चढ़ाना है तो उसमें कितना खर्च आएगा, तो वहां सब आपने क्षेत्रफल के फॉर्मूले लगाए। जो मैंने अभी अभी आपको जो ये प्रवचन दिया है, ये सबको समझ में आ गया? बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं घनाभ से। तो पहले बात करते हैं घनाभ के आयतन की। तो देखो, आयतन के आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे करना चाहो तो कर लो। अगर आपको ये पता है ना कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर ये आपको पता है, आप किसी भी चीज का फॉर्मूला खुद से निकाल लोगे, है ना, बेलन का, शंकु का, गोले का, सबका निकाल लोगे इससे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक निकाल के बता देता हूँ कैसे। मान लो ये कोई घनाभ है, इस तरीके से, इस तरीके से मान लो कोई ये घनाभ है। ठीक है, इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और ऊंचाई एच है। इसकी लंबाई कितनी है? एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। तो इसका ये घनाभ का आयतन क्या होगा? किसी भी चीज का आयतन हो, घनाभ का हो चाहे बेलन का हो, उसको उसके लिए जो एक ब्रह्मास्त्र है वो सिर्फ ये फॉर्मूला है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसमें आधार क्या है? आयत है। इसका आधार, आधार मतलब ये नीचे वाला, ये क्या है? एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। घनाभ का आयतन बराबर आधार। घनाभ का आधार क्या है? ये नीचे वाला हिस्सा, ये एक आयत है, ये जिस पर मैं ये घुमा रहा हूं, ये वाला। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? जल्दी बताइए। ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा बी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एल गुणा बी गुणा ऊंचाई कितनी है? एच। तो यही होता है आयतन घनाभ का। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। और इसी प्रकार मान लो कोई घन है, मान लो इस तरीके से कोई घन है। अब घन की जो सारी भुजाएं होती है वो बराबर होती है, यानी लंबाई भी इसकी, चौड़ाई भी इसकी, और ऊंचाई भी, सब क्या होती है? ए। ए मान के चल लो, ठीक है। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊंचाई भी ए है। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसका आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार क्या है? इसका वर्ग। इसका आधार क्या है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल ए गुणा ए, यानी ए स्क्वायर, गुणा ऊंचाई भी ए है, तो ये क्या बन गया? ए क्यूब। तो ये किसका फॉर्मूला है? घन का आयतन। ठीक है, बताइए, आयतन समझ में आया? घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच, और घन का आयतन होता है ए क्यूब। कोई डाउट है इनमें तो पूछ लो, अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का हम यूज करने वाले। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, घन और घनाभ के आयतन के।
एल बी एच लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, और आयतन में ए जो है वो उसकी भुजा है। एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, माचिस की डिब्बी का माप, एक माचिस की डिब्बी है, उसका माप हमें कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। अच्छा, वैसे इसमें डायरेक्टली पूछ लिया है कि आयतन बताना है आपको, लेकिन मान लो अगर ये ना कहा होता, आयतन ना कहा होता और आपको खुद से पहचानना होता, तो कैसे पहचानते। आप खुद क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा सकते हो कि एक माचिस की डिब्बी दी है और उसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट में भरना है। यहां पर आ गई ना वही वाली बात मैंने आपसे बताई थी, भरने की बात होगी, भरने की, है ना। एक डिब्बी ऐसी है, ऐसी 12 डिब्बी आपको एक बड़े पैकेट में क्या करनी है, भरनी है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, आयतन का। फॉर्मूला किसका लगेगा, आयतन का। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं, जल्दी बताओ। फॉर्मूला किसका लगेगा। यहां पर वैसे डायरेक्टली बोल दिया आयतन बताओ, लेकिन मान लो ये ना दिया होता तो आप कैसे सोचते। यहां पर 12 डिब्बियों को एक पैकेट में डालना है, तभी तो 12 डिब्बियों का एक पैकेट बनेगा। तो यहां पर क्या निकलेगा, हम निकालेंगे आयतन। हम क्या निकालेंगे, आयतन। तो पहले एक डिब्बी का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक डिब्बी का आयतन जो होगा वो सभी 12 का होगा, तो उस पैकेट में 12 भरी जानी है, तो हम 12 की गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस पैकेट का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले एक माचिस की डिब्बी का आयतन यहां पर निकाल रहा हूं। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन, एक का कितना है। अच्छा, अब वो घनाभ के आकार के, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो वो क्या होगा, एल गुणा बी गुणा एच। तो हम इनकी गुणा कर देंगे, 4 गुणा 2.5 गुणा 1.5, तो ये बना 10 गुणा 1.5, यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये सबको समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। ये सभी को क्लियर है। 15 सेंटीमीटर क्यूब आया एक डिब्बी का, वेरी गुड मधु। एक डिब्बी का क्या आया है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी 12 है, ऐसी 12 डिब्बियां हैं, तो 12 डिब्बियों का क्या होगा, 12 माचिस की डिब्बियों का, 12 माचिस की डिब्बी का आयतन। क्योंकि वो जो बड़े वाला पैकेट है, हमें उसका आयतन चाहिए। बड़े वाले पैकेट का आयतन क्या होगा कि उसमें कितनी डिब्बी आप भर सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हुई या नहीं, उसमें कितनी डिब्बियां आप भर सकते हो। तो मैं 12 माचिस की डिब्बियां उसमें भर सकता हूं, तो उनका आयतन क्या होगा, उनका आयतन क्या होगा, एक में 12 की गुणा कर दो, यानी 12 गुणा 15, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब किसका आयतन होगा, उस बड़े वाले पैकेट का आयतन होगा जिसमें 12 माचिस की डिब्बियां हैं। ये सभी को समझ में आया, क्वेश्चन जल्दी बताओ। आयतन का मतलब समझ में आ गया सभी को, है ना। जो बड़े वाला पैकेट था उसका आयतन कितना होगा, कि उसमें कितनी डिब्बियां आ रही हैं, कितनी डिब्बियां उसमें आई, 12 डिब्बियां, और 12 डिब्बियों का आयतन होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑटोमेटिकली जो बड़े वाला पैकेट है उसका आयतन क्या हो गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनोगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा, और अगर इधर भी उधर एक मिनट भी इधर उधर मिस हो गया तो सब गायब हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जो हमने पहले पढ़ा है उससे ही रिलेट कर करके हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन सबका क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। मैंने क्या कहा था, अब इसमें कहीं नहीं बोला हुआ कि आयतन बताओ, कहीं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको आयतन बताना है। अब खुद सोचना है कि मैं इसमें आयतन निकालूं या क्षेत्रफल निकालूं। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि जहां पर भी भरने की बात हो, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, मतलब पानी भरा जाना है ना। टंकी में पानी कितना आ सकता है, मतलब बात तो वही होगी ना कि टंकी में हम कितना पानी भर सकते हैं। तो क्या निकलेगा, यहाँ पर आयतन निकलेगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को पहचानना है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए तो आपको वहां नहीं पता होगा किस एक्सरसाइज से आया, तो वहां पर आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो जहां पर भी लीटर की बात हो,
या मैं कहूं जहां पर भी हम भरने की बात कर रहे हैं, पानी भरना है, द्रव भरना है, कुछ भी भरना है, तो वहां पर आयतन निकलेगा। अच्छा, ये लीटर जो है ये धारिता का मात्रक होता है, ये चीज मैं आपको बतानी भूल गया। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताई थी धारिता और एक बताया था आयतन। तो आयतन के जो मात्रक होते हैं वो जनरली होते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है लीटर, ठीक है, लीटर क्यूब। और हाँ, लीटर में ही होता है वैसे इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो लीटर में हम धारिता को और आयतन को मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा मैंने लीटर क्यूब लिख दिया था, खाली लीटर आएगा, ठीक है। धारिता को हम किस में नापते हैं? लीटर में, लीटर में, ठीक है, एल। तो ये इन दोनों में मात्रकों का भी अंतर है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। चलिए, तो अब यहां पर आपको घनाभाकार टंकी दी हुई है जिसकी लंबाई एल दी हुई है 6 मीटर, चौड़ाई बी दी हुई है 5 मीटर, ऊंचाई एच दी हुई है 4.5 मीटर। आपको बताना है कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, बताइए। ओके, मधु का आंसर आया है, बाकी लोग भी बताएं। 13,50,000। मधु का आंसर आया है 13,50,000। एक चीज और आपको दी हुई है कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर, इसको याद रखना। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना दे, तो आपको पता होना चाहिए। लीटर में पूछा है ना आंसर, लीटर पानी आ सकता है। अगर आपको याद नहीं होगा, इस क्वेश्चन में तो आपको लिख कर दे दिया, मान लो किसी क्वेश्चन में लिख कर नहीं दिया तो वहां क्या करोगे, इसीलिए याद आपको होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से पहले मैं इसका क्या निकालूंगा? आयतन। आयतन क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि पानी हम भर रहे हैं। तो आयतन क्या होता है? एल गुणा बी गुणा एच। तो एल कितना है? 6 गुणा 5 गुणा 4.5, 6 पंजे 30 गुणा 4.5, और ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और फिर 1 13, 135 मीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? लीटर में चाहिए। हमें किस में चाहिए? लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर है? 1,000। 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर है। तो 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 1,35,000, ठीक है। 135 गुणा 1,000, तो ये हो जाएगा 1,35,000 लीटर। ये हमारा आंसर। समझ आया सभी को? ठीक है, बताइए, क्लियर? ये क्वेश्चन आसान है ना? फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करना। इसमें देखो कितना द्रव आ सकता है, आ गया ना वही वाली बात, द्रव को भरना है, तो यहाँ पर भी आयतन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया हो।